हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कशन किया था। और इन वन डायमेंशन, जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जब हमने डिस्कस किया तो आफ्टर कोलिजन जो दोनों ही पार्टिकल्स थे तो दोनों की वेलोसिटी दैट इज v1 डैश और v2 डैश, आप उसको v1 फाइनल और v2 फाइनल भी बोल सकते हैं। तो वो वेलोसिटी जो है उसके इक्वेशंस हमने बनाए थे। अब आज हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, इलास्टिक कोलिजन बट इन टू डायमेंशन। मतलब कि यहाँ x और y दोनों ही यहाँ पर एक्सिस के बीच में कुछ कोलिजन हो रहा है। यहाँ पर सपोज हम कुछ ऐसा सोचे, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। कोई हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और वो कुछ v1 वेलोसिटी से यहाँ पर मोशन में है, तो वो सपोज x एक्सिस पर जा रहा है। सेकेंड हमारा जो पार्टिकल है दैट इज जिसका मास है m2 और वो रेस्ट पर है ना, तो उसकी वेलोसिटी मैंने अभी 0 लिखी है। अब क्या होगा, इसका इसके साथ कोलिजन होगा। तो ये पूरे हैं जो दोनों ही टू डायमेंशन में मोशन करेंगे। तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट की वेलोसिटी हो गई सपोज v1 डैश और सेकंड की वेलोसिटी हो गई सपोज v2 डैश। तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, देखिए आप, जो x एक्सिस है उसके साथ कुछ एंगल बन रहा है और y एक्सिस के साथ v2 डैश भी अपना कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा वो हमें सपोज चाहिए, या फिर आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम उसके लिए भी कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो दो क्वांटिटीज का ऑलवेज कंजर्वेशन होगा, एंड दे आर, वन इज लीनियर मोमेंटम एंड सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। तो पहली चीज यहाँ पर अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो हमें पता है P इनिशियल इक्वल्स P फाइनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ टू डायमेंशन की हमने बात ली है, इसीलिए मैंने इस जो वेक्टर फॉर्म है उसका यूज किया है। अब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1, तो उसका फर्स्ट का मास है m1, उसकी वेलोसिटी है v1, तो मोमेंटम हो गया m1 v1 प्लस आप लिख सकते हैं m2 v2, बट हियर v2 इक्वल्स 0, तो वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर कोलिजन दोनों की जो है वेलोसिटी दैट इज v1 डैश और v2 डैश है, तो आपका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन बन गया दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका हमने यूज़ किया और हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो अगर हम पहले x कंपोनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी v1 है उसका भी मुझे x कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से x एक्सिस पर ही मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 i कैरेट ही होगी। तो उसका जो पूरा आप लिख सकते हो v1, उसने कुछ एंगल नहीं बनाया, यहाँ पर कोई भी एक्सिस के साथ उसने कुछ एंगल नहीं बनाया, इसलिए यहाँ थीटा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पर वो v1 वेलोसिटी से x एक्सिस पर ही मूव कर रहा है, इसलिए हमने उसकी वेलोसिटी v1 ले रखी है। अब देखिए ऐसे ही राइट हैंड साइड पर v1 डैश के मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं v1 डैश है वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, तो उसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी v1 डैश cos θ1, और उसका y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, तो v1 डैश sin θ1। किसी भी वेक्टर का आपको दो परपेंडिकुलर ऑलवेज कंपोनेंट बनते हैं जिसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज कॉस कंपोनेंट और सेकंड इज साइन, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही अगर v2 डैश के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर θ2 एंगल बन रहा है विथ x एक्सिस, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 डैश cos θ2 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो v2 डैश sin θ2। ओके, तो दोनों के हमने कंपोनेंट्स लिख लिए x और y दोनों। अब वही मुझे यहाँ पर इक्वेशन में लिखना है। तो देखिए v1 डैश का x कंपोनेंट क्या है, दैट इज v1 डैश cos θ1, और अगर v2 डैश की बात करते हैं तो v2 डैश जो है उसका x कंपोनेंट क्या है, दैट इज v2 डैश cos θ2। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बना फॉर x कंपोनेंट। ऐसे ही अगर मैं y कंपोनेंट की बात करती हूँ, ये वाले इक्वेशन का मुझे y कंपोनेंट लिखना है, तो आप लिख सकते हो, देखिए v1, तो v1 वेलोसिटी है और वो x एक्सिस पर ही हमारा जो यहाँ पर पार्टिकल है वो मोशन में है, इसलिए उसका y कंपोनेंट क्या है, 0। अगर दोनों के बीच में होता है x और y के बीच में
तो हम लिख सकते थे यहाँ पर कि उसका x कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता और y भी होता, लेकिन वो x एक्सिस पर ही मोशन में है, इसलिए मैंने उसका y कंपोनेंट 0 लिया है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी v1 डैश का अगर y कंपोनेंट देखूँ, दैट इज v1 डैश साइन थीटा 1, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर v1 डैश साइन थीटा 1। अगर ऐसे ही m2, फिर मेरा स्टेप है प्लस m2 v2 डैश, तो v2 डैश देखिए आप यहाँ पर, और उसका भी y कंपोनेंट देखो आप यहाँ, दैट इज v2 डैश साइन थीटा 2, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में। नेगेटिव y डायरेक्शन में इसीलिए यहाँ पर मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं v2 डैश साइन थीटा 2। तो ये जो है, ये दोनों जो इक्वेशन बन गए वो हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो उसमें बहुत ही काम आएंगे। तो आपको पहले तो ये वाला तो बहुत ही इजी है, लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है उसके हिसाब से ही हमने लिखा है, और फिर उसके कंपोनेंट्स लेने हैं। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी है उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, वो कंपोनेंट्स आप लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास ये भी है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करें यहाँ पर, तो इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का भी यहाँ पर कंजर्वेशन होगा। तो K इनिशियल इक्वल्स K फाइनल। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर वेलोसिटी है दैट इज v1 फर्स्ट की, तो फर्स्ट मेरा टर्म आएगा 1/2 mv1², इसकी वेलोसिटी 0 है तो सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब K फाइनल की बात करें तो फर्स्ट का दैट इज 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर और सेकेंड इज 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर कोई उसके फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला पहले तो जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको x और y कंपोनेंट हमने ये इक्वेशन के हिसाब से कैसे लिखे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे, तो उसकी पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कुछ that is question number 6.12, slowing down of neutrons. In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to the power 7 meter per second, must be slowed to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium-235 and causing it to fission. Show that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times the neutron mass. The material making up the light nuclei, usually heavy water और ग्रेफाइट इज कॉल्ड अ मॉडरेटर। देखिए, हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर फिशन जैसी प्रोसेस होती है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास होता है टारगेट, सपोज यूरेनियम की यहाँ पर बात किए तो हमारे पास यूरेनियम है, और उस पर जब हम न्यूट्रॉन जो है उस पर हम उसका टारगेट लगाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन को उसके ऊपर आपको डालना है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो नॉर्मली होते हैं इस प्रोसेस में उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर बोला गया है 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे स्पीडी न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी उसका फिशन किए बिना ही वहाँ से एस्केप हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, उनकी स्पीड कम करनी पड़ती है, उनको स्लो करना पड़ता है, और उसके लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज दे आर कॉल्ड मॉडरेटर्स। तो यहाँ पर हमें ड्यूटेरियम और कार्बन ऐसे मॉडरेटर हमने यूज़ किए हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, न्यूट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी कम करेंगे। उसकी वेलोसिटी कम होगी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास सपोज न्यूट्रॉन है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, और उसके हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो हमें फाइंड करना है, उसका फ्रैक्शन लेना है। अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सपोज कम हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की चेंज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगी, जो मॉडरेटर होंगे उनको, मतलब कि ड्यूटेरॉन या कार्बन आपने जो भी लिया है मॉडरेटर, तो उसको वो एनर्जी मिलने वाली है। तो मुझे यहाँ पर दोनों ही चीज़ें चाहिए कि न्यूट्रॉन ने कितनी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हुई वो भी फाइंड करना है, और सेकेंड थिंग
उसने जितनी एनर्जी यहाँ पर लॉस की होगी, जितना फ्रैक्शन एनर्जी का, उतनी ही एनर्जी किसको मिलने वाली है, टू द मॉडरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, वो कितनी है कि इनिशियल इक्वल्स आप लिख सकते हो 1/2 उसकी, सपोज मैंने मास m1 ले लिया, वेलोसिटी इनिशियल ले ली v1 और उसका क्या होगा स्क्वायर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो और फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो एंड के फाइनल, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हम न्यूट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, तो उसकी फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर। आपको पता है आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, और यहाँ पर याद रखना यूरेनियम जो होगा वो रेस्ट पर होगा, और हमने यहाँ से न्यूट्रॉन को v वेलोसिटी से उस पर फेंका है। इसका मतलब ये सेकंड वाला जो है वो रेस्ट पर है, v2 = 0 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने दोनों का जब कोलिजन होता है तो हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v1 डैश कितनी है वो भी हमने वहाँ पर काउंट की थी। तो वो हमारा जो आंसर था वो आपको पता होना चाहिए, दैट वाज m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू v1, ऐसा हमारा इक्वेशन था, और इसका स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख रही हूँ। तो ये है उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा आंसर कुछ ऐसा बन गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रॉन है उसने जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना फ्रैक्शन उसने लूज किया है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप वो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो, तो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज द फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय, आप लिख सकते हो पर्टिकुलर न्यूट्रॉन इज, उसको सपोज मैं F1 नाम दे रहे हो है ना, तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है वो लॉस की है, दैट इज आप लिख सकते हो फ्रैक्शन, तो K फाइनल बाय K इनिशियल, इनिशियल जो होगी उससे आप डिवाइड करोगे तो उसका कितना फ्रैक्शन वो हो गया वो आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर K फाइनल की वैल्यू दैट इज 1/2 m v1 स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म है दैट इज m1 - m2 अपॉन m1 + m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इनिशियल दैट इज 1/2 m1 v1 स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर बचा दैट इज F1 इक्वल्स क्या बच गया, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 होल स्क्वायर। और एक चीज़ आप सोच सकते हैं यहाँ से कि न्यूट्रॉन ने जितनी एनर्जी लॉस की है उतनी ही एनर्जी किसको मिल जाएगी, मॉडरेटर को। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एनर्जी या फिर फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय मॉडरेटर इज, वो कितनी एनर्जी गेन करेगा उसको सपोज मैं F2 बोल रही हूँ, तो टोटल फ्रैक्शन होगा 1, ठीक है, उसमें से न्यूट्रॉन जो है उसने जितना पार्ट ले लिया, F1 जितना पार्ट ले लिया, तो 1 से मैं F1 को माइनस करूंगी तो बाकी जो बच गया वो होगा F2। तो इसलिए F2 क्या लिख सकते हैं, 1 - F1। अब F1 की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 1 - F1 दैट इज m1 - m2 अपॉन m1 + m2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से m1 + m2 होल स्क्वायर एलसीएम है, तो m1 स्क्वायर + m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 वाली टर्म हो जाएगी, ये स्क्वायर वाली जो है उसकी एलसीएम लेने की वजह से इसको मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया है, फिर है माइनस और m1 - m2 होल स्क्वायर है, तो उसका क्या होगा m1 स्क्वायर - m2 स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2m1 m2। ये ऐसा लगे आपको तो ब्रैकेट पहले रखना फिर ब्रैकेट ओपन करना, तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो F2 विल बी, योर आंसर विल बी 4m1 m2 अपॉन m1 + m2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा बन गया। अब देखिए इसके हिसाब से अगर हमने मॉडरेटर जो है अगर कार्बन यूज़ किया है और सेकेंड इज ड्यूटेरॉन, तो आपको यहाँ पर F1 F2 फाइंड कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप फॉर ड्यूटेरॉन दैट इज आप उसको लिखते हैं 1H2।
अब मुझे अगर मास की बात करनी है तो m1 मास किसका है, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन को हम 0n1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ड्यूटेरॉन को हम 1h2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ कार्बन की तो उसको हम 6c12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है दैट इज एटॉमिक मास है। तो आप अगर कंपेयर करो कि अगर न्यूट्रॉन का मास मैंने m1 लिया है तो ड्यूटेरॉन का मास कितना होगा, उससे डबल। ये 1 है तो ये 2 है, तो मास कितना हो गया, m2 इक्वल्स 2 टाइम्स m1। और अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का मास कितने टाइम्स है, न्यूट्रॉन से 12 टाइम। तो यही फंडामेंट यहाँ पर हमें यूज़ करना है और उसकी हेल्प से आप लिख सकते हो m1 इज इक्वल टू, मैंने m1 ही लिया है और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है, तो उस पर से आप अगर पहले f1 फाइंड करोगे तो f1 आंसर कितना होगा आपका, m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2, m2 इज 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस m2 की जगह पर मुझे लिखना है 2m1 और उसका स्क्वायर लिखना है। देखिए m1 माइनस 2m1 दैट विल बी माइनस m1 अपॉन 3m1। तो आपका जो आंसर बच गया दैट इज -1/3 और उसका स्क्वायर करोगे आपका आंसर होगा 1/9। तो f2 कितना होगा, तो 1 माइनस f1 जितना, या फिर ये वाले इक्वेशन में आप m2 की जगह पर 2m1 भी लिखकर अपना आंसर दे सकते हैं। तो 1 माइनस 1/9 आप करोगे, योर आंसर विल बी 8/9। तो इसका मतलब ये हुआ, ये f1 1/9 है। 1/9 मतलब आप उसको डिवाइड करोगे आपका आंसर कुछ आएगा परसेंटेज में 11.11%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा न्यूट्रॉन है उसने अप्रोक्सीमेटली 11 बोलूँ या फिर अप्रोक्सीमेट मैं 10 बोल रही हूँ, तो 10% जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस की है। तो इसका मतलब ये उसकी उतनी स्पीड जो है, वो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी और उतनी एनर्जी किसको मिल रही है यहाँ पर, ड्यूटेरॉन को। तो ड्यूटेरॉन जो है उसको आप बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन जो है उसकी 90% जितनी काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाएगी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 1h2 will gain 90% काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए अब फॉर अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो फॉर कार्बन दैट इज 6c12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो m1 इक्वल्स, तो हम m1 ही लिखेंगे, लेकिन m2 कितना हो जाएगा 12 टाइम m1। तो उसकी हेल्प से अगर आप f1 फाइंड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो m1 माइनस 12 m1 दैट विल बी 11 m1 हो जाएगा, -11। तो -11 m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस 12 m1 बाई 13 और उसका स्क्वायर है। तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 11/13 होल स्क्वायर। तो इसका आप आंसर निकालोगे 121/169 करोगे तो आपको ये वाला फ्रैक्शन मिल जाएगा और उसको परसेंटेज में काउंट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना पड़ेगा। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट आप फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 71.4% मिल सकता है परसेंटेज में। अगर मैं f2 की बात करूं तो f2 क्या होगा, तो 1 माइनस, मतलब अगर परसेंटेज की बात करो तो 100% में से 71.4% आप माइनस करोगे तो आपको f2 भी मिल जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो होगा वो आपको ऐसे लिखना है, ये वाला आंसर कुछ 71.6 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 28.4%। ठीक है, तो ये वाला पूरा जो आंसर है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैं इसको थोड़ा घुमा दे रही हूँ जिससे आपको पूरा आंसर दिखे और आप लिख सके। ओके, मतलब हमने न्यूट्रॉन की इनिशियल और फाइनल एनर्जी की बात की और फिर उसका फ्रैक्शन कितना है वो फाइंड करने के लिए फाइनल बाय इनिशियल ही किया है। तो इसने जितनी लॉस की उतनी ही मॉडरेटर ने गेन की है। तो हमारा इक्वेशन बन गया। फिर उसमें m1 m2 ऐसे ही लेने हैं, ड्यूटेरॉन मतलब 1h2, तो उसका मास कैसा होगा, तो हमारे जो न्यूट्रॉन है उससे 2 टाइम्स, और अगर कार्बन की बात करते हैं तो उसका मास जो है वो न्यूट्रॉन से 12 टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सपोज हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं अगर, तो हमारा सपोज एक पार्टिकल ये वाला है, सेकंड पार्टिकल ये वाला है, ये वाला रेस्ट पर है और सेकंड पार्टिकल जो है उसके साथ ऐसे कोलाइड हो रहा है इन 1 डायमेंशन, तो उसको हम हेड ऑन कॉलिजन भी बोलते हैं। ओके, तो उसको आप क्या बोलोगे, मतलब सेम डायरेक्शन में है और फिर दोनों ही
कोलाइड हुए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो मोशन में आते हैं तो वो आप बोल सकते हैं उसको हेड ऑन कोलिजन। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूँ। इफ द इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड अ वन डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। ओके, तो वन डायमेंशन में ही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6.13, कंसिडर द कोलिजन इन फिगर 6.10, जो मैंने पहले फिगर जो ड्रॉ की थी उसकी ही बात कर रही है। टू बी बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेस m1 इक्वल्स टू m2, the first ball is called the cue while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball in a corner pocket. What is an angle theta 2? Which is an angle at theta 2 equals 37 degree. Assume that the collision is elastic and that friction and rotational motion are not important. Then obtain theta 1. ये जो हमारा क्वेश्चन जो था, जो आगे वाला था, हमने जो थियोरी पढ़ी है उसका ही यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा बोला गया है, ये हमारा फर्स्ट बॉल है m1 जिसकी वेलोसिटी v1 है, सेकंड वाला जो m2 है वो रेस्ट पर है, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन जो है वो हमें ऐसी फिगर दे रखी है यहाँ पर कि फर्स्ट वाला है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश, सेकेंड की वेलोसिटी हो जाती है v2 डैश। ये वाला एंगल थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। यहाँ पर थीटा 2 हमें 37 डिग्री दे रखा है और थीटा 1 कितना है वो हमें चाहिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको MCQ में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि यहाँ पर जो दे रखा है सेकेंड चीज़ कि हियर m1 इक्वल्स टू m2, मतलब कि दोनों ही जो है उनके जो मासीस है वो सेम है। तो m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स मैंने m ले लिया। अगर ऐसे दोनों के सेम मास है और उनका कोलिजन हो रहा है तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है तो हमें पता है यहाँ पर कि लीनियर मोमेंटम जो है उसका कंजर्वेशन होता है। तो P इनिशियल इक्वल्स आप लिख सकते हो P फाइनल। P इनिशियल दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, बट v2 इक्वल 0 इक्वल्स आप लिख सकते हो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। पर आपको पता है m1 m2 और m, मतलब उसकी जगह पर अगर मैं m लिख रही हूँ, दोनों सेम मासेस है इसलिए, तो यहाँ से m कॉमन निकलेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन मेरा सिर्फ इतना ही बच गया, v1 इक्वल्स v1 डैश प्लस v2 डैश। ये इक्वेशन मेरा ऐसा ही बन रहा है क्योंकि मैंने m1 और m2 की जगह पर m ले लिया है और वो कैंसिल आउट हो गया। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब देखो, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एंगल की बात करनी है, ठीक है। v1 डैश और v2 डैश के बीच के एंगल की बात करनी है। तो यहाँ पर ये वाला जो टोटल एंगल है उसको मैं थीटा ले रही हूँ और थीटा कितना होगा, तो आप देख रहे हो फ्रॉम द फिगर थीटा इक्वल्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो मेरे पास दो यहाँ पर वेक्टर्स हैं, तो उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको याद होगा a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। तो वहाँ पर कॉस थीटा वाली टर्म आई तो हम थीटा जो है वो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, v1 का v1 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। ये इक्वेशन का उसके ही साथ हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो v1 डॉट v1, तो राइट हैंड साइड पर भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी। v1 प्लस v2 डैश पूरी टर्म है उसका उसके ही साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, v1 डॉट v1 दैट विल बी v1 स्क्वायर। आपको याद होगा कि आप ऐसे लिखते हो, देखो a डॉट b इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। अब इसकी जगह पर दोनों ही v1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, v1 की मैग्नीट्यूड इंटू v1 की मैग्नीट्यूड दैट विल बी v1 स्क्वायर इंटू कॉस v1 अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 एंड कॉस 0 विल बी 1। तो किसी का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालो तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर दे सकते हैं। ये ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे आप तो फर्स्ट टर्म विल बी v1 डैश डॉट v1 डैश, सेकेंड टर्म मिलेगी आपको v1 डैश डॉट v2 डैश, थर्ड टर्म मिल रही है v2 डैश डॉट v1 डैश एंड लास्ट टर्म दैट विल बी v2 डैश डॉट v2 डैश। तो यहाँ पर उसको हम अच्छे से फिर से लिख रहे हैं, v1 डैश डॉट v1 डैश दैट विल बी v1 डैश स्क्वायर। ये वाला हो गया v2 डैश स्क्वायर, तो उसको भी मैं पहले ही लिख रही हूँ
प्लस आप देख रहे हो ये 2 टाइम्स हो गए है ना, तो उसको मैं लिख रही हूँ 2 टाइम्स v1 डैश v2 डॉट v2 डैश है तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, θ1 प्लस θ2। तो अब मेरा ये वाला इक्वेशन जो है कुछ ऐसा बन गया। मैंने सिर्फ दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही निकाला है और रिजल्टेंट मुझे यहाँ पर ऐसा मिल रहा है। मैं v1 डैश डॉट v2 डैश की जगह पर v1 डैश v2 डैश कॉस थीटा लिख रही हूँ। जैसे a डॉट b इक्वल्स ab कॉस थीटा है, वही लॉजिक लगाया है मैंने। अब यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास और एक चीज़ है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन होगा, तो उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इनिशियल इक्वल्स के फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज 1/2 m1v1 स्क्वायर, फाइनल वॉज 1/2 फर्स्ट की है m1v1 डैश और सेकेंड जो है 1/2 m2v2 डैश स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 जो कॉमन है और कैंसल आउट हो जाएंगे। m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स अगर आप m लिखोगे तो m और m कॉमन और ये m के साथ वो कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारा इक्वेशन, v1 स्क्वायर इक्वल्स बच गया v1 डैश स्क्वायर प्लस v2 डैश स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बन गया। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ, मैंने m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m यहाँ पर लिया है, इसीलिए मेरा ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट इन इक्वेशन 2, v1 डैश की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, v1 डैश स्क्वायर प्लस v2 डैश स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन इन इक्वेशन 2, आप ऐसे लिखो पुट इट इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए v1 स्क्वायर की जगह पर क्या मिलेगा, v1 डैश स्क्वायर प्लस v2 डैश स्क्वायर। राइट साइड है v1 डैश स्क्वायर प्लस v2 डैश स्क्वायर प्लस v1 डैश v2 डैश कॉस थीटा। तो देखो ये टर्म्स कैंसल आउट हो गई, तो आपका रिजल्टेंट मिला 2v1 डैश v2 डैश कॉस थीटा इक्वल्स 0। अब कोलिजन के बाद यहाँ पर v1 डैश 0 नहीं है, v2 डैश 0 नहीं है, इसका मतलब 0 आंसर क्यों मिला हमें, तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा 0 होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर 0 है। और कॉस थीटा इक्वल 0 मतलब थीटा कितना होगा 90। थीटा यहाँ पर थीटा मतलब कितना है, θ1 प्लस θ2 है ना। तो θ2 की यहाँ पर वैल्यू हमें 37 डिग्री दे रखी है, तो θ1 हमें कितना मिल जाएगा 53 डिग्री। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इतना ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास ऐसे 2 पार्टिकल्स हैं, अगर सेकंड वाला रेस्ट पर है और दोनों का कोलिजन हो रहा है, तो अगर दोनों का मास सेम है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m है और सेकंड वाला रेस्ट पर है, तो क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन दोनों ही एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे 90, मतलब ही दोनों ही आफ्टर कोलिजन कैसे जाएंगे इन परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल बनेगा टोटल 90। तो अगर उसमें से एक एंगल अगर आपको दे रखा है और ये वाली यहाँ पर कंडीशन भी पता है कि दोनों का मास इक्वल है और एक सेकंड वाला रेस्ट पर है, ये अगर दे रखा है तो आफ्टर कोलिजन दोनों के बीच का एंगल 90 बनेगा, ये आप जानते हैं। ऐसे कोलिजन को ऑब्लाइज कोलिजन आप बोल सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में टोटल एंगल अगर पता है 90 है, तो एक एंगल दे रखा है तो दूसरा एंगल आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो वो कितना होगा। तो एमसीक्यू के लिए भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज़ किया है और सेकेंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से मुझे जो इक्वेशन मिला मैंने उसके ही साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला है। तो रिजल्टेंट मुझे मिल गया कि कॉस थीटा 0 मतलब थीटा 90 है और टोटल थीटा मतलब θ1 प्लस θ2। तो यहाँ से मुझे θ1 इजीली मिल सकता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था उसमें यहाँ तक ही है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज दे रखी है उसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे।